नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्वासी फेडरल पे बात करेंगे, अर्ध संघात्मक पे बात करेंगे। प्रोफेसर केसी वेयर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने कि भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक की संज्ञा दी। तो प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम लोगों ने संघात्मक के बारे में पढ़ा है, हम लोग एकात्मक संविधान को जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जहां एक राज्य में केवल एक सरकार होती है। संघात्मक संविधान वह होता है जहां पे कि एक राज्य में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, अर्थात केंद्रीय सरकार होती है और प्रांतीय सरकार होती है। तो भारत में तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक केंद्रीय सरकार है, अर्थात एक भारत सरकार है, और अनेक प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं। फिर केसी वेयर ने हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा क्यों, तो इसमें दो तीन चीजें समझने की है। पहली चीज तो ये समझने की है कि केसी वेयर ने भारतीय संविधान को कहा कि वो व्यावहारिक संदर्भों में, अर्थात प्रैक्टिस में, वो एक अर्ध संघात्मक है और क्वासी फेडरल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहते हैं कि सिद्धांत में तो भारतीय संविधान में संघात्मकता के चारों तत्व दिखाई देते हैं। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि संघात्मक संविधान में द्वैध सरकार होती है, दो प्रकार की सरकारें होती हैं और दो सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर, और वो डिवीजन ऑफ पावर एक संविधान में लिख दिया जाता है और वह संविधान कठोर और सर्वोच्च होता है। और अगर कोई केंद्र और राज्य के सरकारों में विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए एक न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है और जिसको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार होता है। तो ये चारों तत्व तो भारतीय संविधान में मौजूद हैं। हमारे पास एक दो प्रकार की सरकारें हैं, हमारे पास 7th शेड्यूल है जिसमें शक्तियों का विभाजन है, हमारे पास एक संविधान है जो कि कठोर है और जो कि एक आर्टिकल 368 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा ही कठिनता से संशोधित किया जा सकता है, और हमारे पास एक सर्वोच्च न्यायालय है और एक न्यायपालिका है पूरी जिसको कि न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। फिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों, तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। वास्तव में भारतीय संविधान का अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो उसमें आपको ये दिखाई देता है कि भारतीय संविधान एक नई प्रकार का संविधान है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि भारतीय संविधान वास्तव में एक ऐसा संविधान है जो कि परिस्थितियों के अनुसार अपने को एकात्मक और संघात्मक में समय समय पर परिवर्तित कर लेगा। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी ऐसा संविधान बनाने की, हमारे संविधान निर्माताओं को क्यों जरूरत पड़ी जो कि एक संघात्मक संविधान की तरह से काम करे सामान्य परिस्थितियों में, और विशेष परिस्थितियों में वो एकात्मक संविधान की तरह से, अर्थात एक ऐसा पूरा देश एक ऐसा देश हो जाए जैसे कि ब्रिटेन है, एक है ना। तो इस प्रकार के संविधान की, फ्रांस है, ऐसे संविधान के रूप में हमारा संविधान व्यवहार करे जैसे कि वो एक राज्य में एक ही सरकार है। इसके अगर आप भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें तो भारतीय संविधान को ऐसा स्वरूप देने में कि वो सिद्धांत में, अर्थात उसमें संघात्मकता के सारे तत्व हों, लेकिन व्यवहार में वो एकात्मक संविधान की तरह से व्यवहार करे, इसके अगर आप शुरुआती कारणों पर जाएं तो बहुत ही आपको आसानी रहेगी। जब संविधान बनाया जा रहा था तो आप जानते हैं कि उसमें विभाजन का निर्णय लिया जा चुका था और उस विभाजन के निर्णय से देश में पूरा रक्तपात फैला हुआ था और एक प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई थी। उस सांप्रदायिक हिंसा की गांधी जी शिकार हुए, गांधी जी की हत्या कर दी गई, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थीं जिसमें कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पे। बहुत सारे माइग्रेंट्स पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और बहुत सारी समस्याएं थी, तमाम देशी रियासतों की समस्याएं थीं। आप जैसा कि जानते हैं कि सरदार पटेल ने लगभग 555-56 देशी रियासतों को एक प्रकार से किस कठिनाई के साथ भारतीय संघ में मिलाया। ये तमाम परिस्थितियां थी, ऐसा लग रहा था कि संभवतः शायद देश बचे ना या हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब न रहे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अगर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और बहुत ज्यादा राज्यों को शक्तिशाली बना दिया जाता तो हो सकता है कि भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती। यूनिटी ऑफ इंडिया शुड हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसलिए भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए उस समय के संविधान बनाने वालों ने ये बिल्कुल उचित समझा कि भारत को विशेष परिस्थितियों में एक ऐसा संविधान दिया जाए जो कि इन तमाम जो विभाजनकारी, विघटनकारी और फिसिपेरस टेंडेंसीज हैं इनसे वो बचा के और एक एकजुट रख सके। और इसलिए बहुत सारा हमारे यहाँ संविधान में से प्रावधान किए गए, जैसे
कि अगर आप शक्ति विभाजन का ही 7th शेड्यूल देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, 7वीं अनुसूची देखें, तो 7वीं अनुसूची में आपको दिखाई देगा कि संघीय सरकार को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो बहुत विपुल हैं, बहुत व्यापक हैं, और हमारे यहाँ जो रेजिडुअरी पावर से अर्थात अवशिष्ट शक्तियां भी जो हैं वो भी केंद्र सरकार को प्राप्त हुई हैं। खासतौर से समवर्ती जो सूची है उसमें भी आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं संविधान में कानून बनाने की, और अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो राज्य सरकार के कानून के ऊपर केंद्र सरकार का कानून प्रिवेल करता है। तो ये तमाम जो डिवीजन ऑफ पावर है, एक तो यही शो करता है कि हमारे में हमको एक स्ट्रांग सेंटर चाहिए था। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यही यूनियन का मतलब वैसे ही होता है जैसे आपका हाथ और पैर से आपके शरीर से जुड़ा होता है, उसी प्रकार से हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है उस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार का और प्रांत सरकार का आपसी जुड़ाव उसी प्रकार का है जैसे किसी शरीर और अंग का होता है। तो ये शो करता है कि हमारे यहाँ हम राज्यों को अधिकार जो भी दे रहे हैं उस अधिकार का वो ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिसमें कि सरकार जो है इसके राज्य सरकार कहे कि साहब हम अलग होते हैं संघ से, ऐसी कोई स्थिति हमारे यहाँ नहीं आ सकती है। फिर अगर आप संविधान के अनुच्छेद 2 पे विचार करें, आर्टिकल 2 पे विचार करें, तो आर्टिकल 2 आपको ये राइट देता है कि केंद्र पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो किसी राज्य की बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर सकते हैं। आप जैसे जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे नए नए राज्य बनाए जाते रहे हैं और उसके लिए किसी संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। लेटेस्ट उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि उत्तराखंड और ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड या अभी तेलंगाना, और इस प्रकार से जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारी पार्लियामेंट एक सिंपल कानून बना के एक नए राज्य का, या अब जम्मू कश्मीर का आपने उदाहरण देखा कि वहाँ पे पार्लियामेंट को एक सिंपल लॉ बना के राज्य को जो है एक दूसरा दर्जा, उनको केंद्र शासित क्षेत्र दर्जा देने और उसको बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। तो हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसको विपुल शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार से जिन राज्यों को हमने बनाया भी है संविधान में, बहुत सारे राज्यों को, वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर, वो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ये भी अपने आप में बहुत खास बात है कि राज्यों को उनके हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने का राइट नहीं दिया गया है, बल्कि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ का राज्यपाल काम करता है। तो इसका कारण ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ये अपने दिमाग में रखा था कि कोई ऐसी परिस्थिति अगर आती है कि कोई भी राज्य अगर ऐसा कोई गड़बड़ करता है तो वहाँ पे केंद्र का एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो इस बात की सूचना केंद्र को दे सके। और अगर वो प्रतिनिधि अर्थात गवर्नर ये महसूस करता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है तो वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे सकता है, और उस रिपोर्ट का जो परिणाम होगा वो ये हो सकता है कि वहाँ उस राज्य में राज्य का शासन समाप्त कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए निर्वाचित सरकार को, और एक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 356 का प्रयोग करके किसी भी राज्य में, किसी भी संघीय इकाई में केंद्र का शासन अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक विलक्षण प्रयोग है। और इसके अलावा हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, अर्थात आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 360 है, जो कि राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात की स्थिति में राज्यों के अधिकारों को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर देता है और वो राज्य के किसी भी विषय पे कोई भी कानून बना सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आर्टिकल 249 जो है वो आर्टिकल 249 एक प्रकार से ये अधिकार देता है कि केंद्र सरकार अर्थात पार्लियामेंट सामान्य परिस्थिति में भी राज्य की सूची से कानून बना सकती है अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे, या 2 से अधिक राज्य इस बात की मांग करें कि पार्लियामेंट जो है वो राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाए, तो पार्लियामेंट राज्य सूची के भी विषय पे कानून बना सकती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कि केंद्रीय सरकार न केवल संघ सूची और समवर्ती सूची पे कानून बना सके बल्कि वो राज्य सूची पे भी कानून बना सके, अपने आप में एक विलक्षण प्रयोग है जो कि विषम परिस्थितियों में या राज्यों की मांग पर
पार्लियामेंट को यह राइट देता है कि वो राज्य सूची के राज्य क्षेत्राधिकार में भी जाके कानूनों को बना सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक प्रकार से व्यावहारिकता में ये देखती हैं कि हमारे देश में जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता से जो उपजी हुई एकता हमने बनाने की कोशिश संविधान के द्वारा की है, उस एकता को पे किसी प्रकार की आंच ना आ पाए। और संभवतः इसी प्रयोग से कि हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था के तो सारे तत्व है ही हैं, द्वैध शासन है, शक्तियों का विभाजन है, एक लिखित कठोर और सर्वोच्च संविधान है, और एक स्वतंत्र निष्पक्ष और न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने वाली न्यायपालिका है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रावधान है संविधान में जो कि केवल और केवल एकात्मक संविधानों में भी पाए जाते हैं, जिससे कि व्यावहारिक परिस्थितियों में हमारा संविधान एक एकात्मक संविधान अगर जरूरत पड़े तो वो एक एकात्मक संविधान के रूप में भी बदला जा सकता है। संभवतः इसीलिए इस प्रवृत्ति को देखते हुए कि भारतीय संविधान में संघीय तत्वों के होने के साथ साथ एकात्मक तत्वों का भी समावेश है, जो कि विषम परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में भारतीय संविधान को एक एकात्मक संविधान की तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। संभवतः इसीलिए प्रोफेसर केसी वेयर ने हमारे संविधान को व्यवहार में एक अर्ध संघात्मक संविधान की संज्ञा दी है। थैंक यू वेरी मच।